सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, काफ़ी दिनों से मुझे WhatsApp के माध्यम से या वीडियो के कमेंट बॉक्स के माध्यम से मैसेज आ रहे थे कि शिक्षण संग्रह मॉड्यूल जो शिक्षकों के लिए अति महत्वपूर्ण है उस पर कुछ वीडियो बनाई जाएं। हालांकि मैंने चैनल पे काफ़ी वीडियो इसके लिए अपलोड की हुई है, लेकिन शिक्षकों को लगता है कि वे वीडियो काफ़ी नहीं है, इस पर कुछ वीडियो और बनाए जाएं। इसी के क्रम में आज की इस वीडियो में मैं आपको शिक्षण संग्रह मॉड्यूल पर आधारित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बताऊंगा जो अक्सर आपके ऑनलाइन आकलन परीक्षा में पूछे जाते हैं। 30 प्रश्न इस वीडियो में बताए गए हैं, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए। काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है क्योंकि ये शिक्षण संग्रह मॉड्यूल पर आधारित है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको एक प्लेटफॉर्म पर मिले तो उसके लिए मैंने इन्फॉर्मेटिव वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप और इन्फॉर्मेटिव वीडियो टेलीग्राम ग्रुप बनाए हुए हैं। आप चाहें तो मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं शिक्षण संग्रह मॉड्यूल पर वे अति महत्वपूर्ण प्रश्न कौन से हैं जो अक्सर आपके ऑनलाइन आकलन परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो पहला प्रश्न है हमारा, शिक्षण संग्रह मॉड्यूल में कुल कितने भाग हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि अक्सर पूछा जाता है, कभी आधारशिला मॉड्यूल के बारे में पूछा जाता है, कभी ध्यानाकर्षण के बारे में पूछा जाता है और कभी शिक्षण संग्रह मॉड्यूल के बारे में पूछा जाता है। तो पहला प्रश्न तो यही है कि शिक्षण संग्रह जो मॉड्यूल है उसमें कुल मिलाकर 6 भाग हैं। इसके साथ साथ आप ये भी याद कर लीजिए, ध्यानाकर्षण में 4 भाग हैं और आधारशिला में भी 6 भाग हैं। अब जो इसके 6 भाग हैं तो इसमें सबसे पहला जो भाग है उसमें शिक्षण संग्रह की आवश्यकता और अवधारणा के बारे में बताया गया है। जो दूसरा भाग है, दूसरे भाग में शिक्षण योजना के बारे में बताया गया है कि प्रभावी शिक्षण आप कैसे करें, यानी प्रभावी शिक्षण की सीढ़ी के बारे में बताया गया है, शिक्षण योजना के बारे में बताया गया है और विद्यालय भवन सीखने के सहायक बाला के रूप में भी आपके भाग 2 में ही बताया गया है। इस तरह बैठक व्यवस्था, शैक्षिक नवाचार, प्रयोगशाला, ये सब आपके भाग 2 में बताए गए हैं। मैं चाह रहा हूं कि इसके लिए भी मैं एक अलग से वीडियो बना दूं कि किस भाग में क्या बताया गया है। उसके बाद भाग 3 में व्यक्तित्व विकास की कार्य योजना के बारे में बताया गया, जिसमें प्रातःकालीन सभा के बारे में, सांध्यकालीन सभा के बारे में, शैक्षिक गतिविधियां जो होती हैं उनके बारे में बताया गया है, बाल संसद के बारे में बताया गया है। ये सब आपका भाग 3 में बताया गया है। अब बात करते हैं भाग 4 की। भाग 4 में आकलन के बारे में बताया गया है कि आकलन क्यों किया जाना चाहिए और किन पक्षों पर किया जाना चाहिए, और आकलन का फीडबैक के बारे में भी उसमें बताया गया है। भाग 5 में आपका विद्यालय नेतृत्व के बारे में बताया गया है कि विद्यालय का नेतृत्व कैसे करें, नेतृत्व के गुण क्या होते हैं, प्रकार क्या होते हैं। ये समावेशी शिक्षा जिसकी आपकी ट्रेनिंग भी चल रही है, समावेशी शिक्षा के बारे में भी भाग 5 में बताया गया है। भाग 6 की बात करें तो भाग 6 में हमारे परिशिष्ट हैं, शिक्षण योजनाएं दी हुई हैं, बहुत सारी शिक्षण गतिविधि दी हुई है, समय सारणी दी हुई है। तो इस तरह से आपकी भाग 6 में ये बताई गई है। इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा जिससे कि आपको डिटेल्स में पता चल जाए किस भाग में क्या दिया हुआ है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 की। शिक्षण संग्रह की गतिविधियों का अनुसरण कौन करेगा। जब आपके बच्चे आने लगेंगे, आप गतिविधियां करेंगे शिक्षण संग्रह की, तो आपका अनुसरण कौन करेगा। तो उसके लिए ब्लॉक स्तर पर ARP भी आपका अनुसरण करेंगे, जिला स्तर पर गठित टास्क फोर्स भी आपकी अनुसरण करेंगे और इसके साथ साथ खंड शिक्षा अधिकारी भी आपका अनुसरण करेंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका 4th होगा कि उपरोक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न है, नियमित रूप से निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप सहयोगात्मक परीक्षण कौन करेगा। तो सहयोगात्मक परीक्षण करना है वो खंड शिक्षा अधिकारी को करना है, तो इसका आंसर आपका खंड शिक्षा अधिकारी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किसके द्वारा अपने क्षेत्र में, क्षेत्र किसका होगा, जो अधिकारी होगा, हमारा तो क्षेत्र हमारा विद्यालय है बस, किसके द्वारा अपने क्षेत्र में शिक्षकों एवं प्रधानाध्यापकों के समूह बनाकर मोबाइल फोन पर शैक्षिक नवाचारों व शिक्षण संग्रह की गतिविधियों का अनुसरण किया जाएगा। तो ये अनुसरण कौन करेंगे, खंड शिक्षा अधिकारी करेंगे, अपने क्षेत्र के शिक्षकों और प्रधानाध्यापकों के समूह बनाकर। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रत्येक सोमवार को शिक्षकों की बैठक होनी है प्रत्येक सोमवार को, और बच्चों की शैक्षिक प्रगति यानी
संप्राप्ति स्तर में सुधार का आंतरिक मूल्यांकन करने का अधिकार किसको दिया गया है? तो जो स्कूल में मूल्यांकन का अधिकार दिया गया है ये प्रधानाध्यापक को दिया गया है। वे प्रत्येक सोमवार को शिक्षकों की बैठक करेंगे और बच्चों की शैक्षिक संप्राप्ति के स्तर के बारे में जानेंगे कि कितना संप्राप्ति स्तर प्राप्त हुआ है। तो इस तरह से ये आपका हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अभिभावकों स्कूल प्रबंधन समिति के सदस्यों की मासिक बैठक और उनके स्कूल आने पर लर्निंग आउटकम की स्थिति से अवगत कराने का कार्य किसे सौंपा गया है? यानी अभिभावकों और स्कूल प्रबंधन समिति के सदस्यों की मासिक बैठक करनी है और उनके स्कूल आने पर लर्निंग आउटकम की स्थिति से अवगत कराना है। ये काम प्रधानाध्यापक को सौंपा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रभावी शिक्षण की सीढ़ी को किसके द्वारा प्रदर्शित किया गया है? तो ये आपका शिक्षण संग्रह मॉड्यूल में काफी इंपॉर्टेंट है, प्रभावी शिक्षण की सीढ़ी। इसके लिए मैंने वीडियो भी बनाई हुई है, आप चाहें तो मेरे चैनल पे जाके आपको मॉड्यूल्स नाम से प्लेलिस्ट मिलेगी, उसमें आपको प्रभावी शिक्षण की सीढ़ी की वीडियो मिल जाएगी, उसको एक बार देख लीजिए। क्योंकि प्रभावी शिक्षण की सीढ़ी जो है वो अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों से बनाई गई है। प्रत्येक अक्षर का एक मतलब है, उसके बारे में डिटेल्स में दिया गया है। जैसे ए से एक्टिव इन्वॉल्वमेंट होता है, बी से बिजी क्लासरूम होता है। इस तरह से प्रभावी शिक्षण में सभी अक्षर आपके जितने भी होते हैं उनके बारे में बताया गया है और ये प्रोफेसर NA जगीरा की किताब से ली गई है। तो ये भी काफी महत्वपूर्ण है प्रभावी शिक्षण की सीरीज के लिए मैंने वीडियो बनाई हुई है, जिसमें सभी अक्षरों का मैं एक बार फिर दोबारा से आपको बता देता हूं। ए से मतलब होता है एक्टिव इन्वॉल्वमेंट, बी से बिजी क्लासरूम, सी से कोऑपरेटिव लर्निंग और डी से डिमॉन्स्ट्रेशन, ई से एक्सपेक्टेशन, एफ से फीडबैक, जी से गोल सेटिंग, एच से ह्यूमर, आई से इंडिविजुअल नीड्स, जे से जनरल ऑफ लर्निंग, के से नोइंग द लर्नर, एल से लिंकिंग लर्निंग, एम से मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज, एन से नेगोशिएशंस, ओ से आउटडोर लर्निंग, पी से प्रेजिंग एंड एनकरेजिंग, क्यू से क्विज, आप क्विज की होती हैं आपकी, आर से रेस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर ओन लर्निंग, एस से सक्सेस एक्सपीरियंस और टी से टीम टीचिंग एंड कोलैबोरेट इफेक्ट्स और यू से अनएक्सपेक्टेड एनकाउंटर्स, वी से वैरायटी, डब्ल्यू से वर्किंग एटमोस्फियर, एक्स से एक्सरेइंग बाय इवोल्यूशन फॉर और वाई से यू आप और जेड से जील यानी जोश और उमंग। तो इस तरह से आप इसको पढ़ लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है प्रभावी शिक्षण की सीढ़ी में कितने पायदान है? तो ये तो आपको पता ही होगा कि अंग्रेजी के कैपिटल लेटर्स में 26 अक्षर होते हैं, तो पायदान भी आपके 26 होंगे। नेक्स्ट है प्रभावी शिक्षण की सीढ़ी में अक्षर एन का मतलब क्या है? सब अक्षर का मतलब है, तो आपको सभी अक्षरों का मतलब जानना होगा। अगर आप चाहते हैं तो उस वीडियो को आप देख लीजिए, मैंने उसमें डिटेल्स में बताया है। एन से मतलब होता है नेगोशिएशंस, और नेगोशिएशंस को अगर हिंदी में बात करें तो उसको कहते हैं परस्पर बातचीत। तो इसका आंसर होगा परस्पर बातचीत। नेक्स्ट, मॉडल के प्रदर्शन की आवश्यकता किन विषयों में होती है? अगर मान लीजिए आपको मॉडल दिखाना पड़ता है, तो इसमें आपको विज्ञान में तो दिखाना ही पड़ता है, इसके साथ साथ परिवेशीय अध्ययन में भी मॉडल की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है CWSN का मतलब क्या होता है? आपने समावेशी शिक्षा पढ़ी होगी, उसमें भी आपका आया होगा CWSN यानी चाइल्ड विद स्पेशल नीड्स, यानी वे बच्चे जिन्हें विशेष आवश्यकता की आवश्यकता होती है, तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को CWSN कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, एक शिक्षक को किसकी तरह बच्चे की अधिगम प्रक्रिया और उसकी उपलब्धि का निरंतर आकलन करना जरूरी होता है? जो शिक्षक होता है वो एक्सरे टेक्नीशियन की तरह कार्य करता है। जैसे एक्सरे में सब कुछ दिख जाता है, इसी तरह से बच्चे की अधिगम प्रक्रिया और उसकी उपलब्धि का निरंतर आकलन आपको करना पड़ेगा। तो एक्सरे टेक्नीशियन की तरह शिक्षक को काम करना होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मैं कल से नहीं आज से ही अपने शिक्षण कार्य को बाल केंद्रित बनाऊंगा, यह कथन किसको आत्मसात करना चाहिए? अभिभावकों को, विद्यार्थियों को, प्रशासन को, शिक्षकों को? तो जाहिर सी बात है शिक्षकों को होगा, क्योंकि ये काम तो शिक्षकों को ही करना है। नेक्स्ट है, शिक्षण योजना के कितने प्रमुख बिंदु होते हैं? तो जो आपकी शिक्षण योजना होती है, एक बेहतर शिक्षण योजना अगर आप बनाना चाहते हैं तो उसके 6 प्रमुख बिंदु होते हैं। क्या क्या प्रमुख बिंदु होते हैं? सबसे पहले चयनित लर्निंग आउटकम,
पहला बिंदु क्या होगा? चयनित लर्निंग आउटकम। सर्वप्रथम उस लर्निंग आउटकम का चयन करें जिस पर आपको बच्चों के साथ कार्य करना है, ये पहला बिंदु होगा। दूसरा, लर्निंग आउटकम के आधार पर उपयुक्त गतिविधियों और सामग्रियों का चयन करना। उसके बाद आपने लर्निंग आउटकम चयन कर लिया, उसके बाद आपको उपयुक्त गतिविधियों और सामग्री का चयन करना होगा। तीसरा, शिक्षण योजना के विभिन्न चरणों और उन पर किए गए समय का निर्धारण करना होगा, यानी कि आपको किसको कितना समय आपको देना है। चौथा आपका होगा शिक्षण योजना में सभी स्तर के बच्चों की सहभागिता को सुनिश्चित करना, यह आपका चौथा बिंदु होगा। और पांचवा बिंदु होगा आपका बच्चों की प्रगति का सतत आकलन और आवश्यकता अनुसार शिक्षण योजना में परिवर्तन करना पड़ेगा आपको, यानी सतत आकलन करते रहना पड़ेगा और आवश्यकता अनुसार शिक्षण योजना को परिवर्तन भी आपको करना पड़ेगा। और लास्ट छठा पॉइंट होगा आपका शिक्षण की रोचकता, यानी कि आपके शिक्षण में रोचकता जरूर बनी रहे, तभी आपकी शिक्षण योजना सफल होगी। तो इस तरह से ये आपके शिक्षण योजना के प्रमुख बिंदु होंगे। नेक्स्ट है आपका अच्छे की पहचान करे योजना का निर्माण। तो योजना का निर्माण कौन करेगा? शिक्षक। तो अच्छे शिक्षक की पहचान करे योजना का निर्माण, खाली जगह पर क्या आएगा? तो इसमें आप शिक्षक लिख देंगे। नेक्स्ट प्रश्न है शिक्षक डायरी मोस्ट इंपोर्टेंट में कुल कितने भाग होते हैं? तो शिक्षक डायरी में आपके 5 भाग होते हैं। मैं आपको एक बार, मैंने इसकी वीडियो भी बनाई हुई है, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। वैसे मैं आपको एक बार बता देता हूं ओरली। पहला जो भाग होगा वो मुख पृष्ठ होगा, जिसमें शिक्षक से संबंधित सामान्य जानकारी होगी। दूसरा भाग विस्तृत शिक्षण योजना का प्रारूप होगा, जिसमें आपकी शिक्षण योजना बनेगी। जो तीसरा भाग होगा उसमें शिक्षण योजना के रिक्त प्रारूप होंगे, यानी कि जैसे शिक्षण योजना बनानी है उसके लिए प्रारूप खींचा हुआ होगा, उसके रिक्त होंगे और वे 100 पन्ने होंगे, कम से कम 100 प्रतियां डायरी में होंगी इसकी। तीसरा जो होता है, ये तीसरा हो गया। चौथा जो होता है शिक्षक द्वारा किए गए शिक्षण कार्यों का साप्ताहिक विवरण होगा, और साप्ताहिक विवरण के लिए भी इसमें कम से कम 50 पेज होंगे। नेक्स्ट आएगा आपका 10 रिक्त पन्ने होंगे, जिसमें शिक्षक आवश्यकता अनुसार विभिन्न शैक्षिक सूचनाओं को अंकित कर लेंगे। तो इस तरह से इसमें 5 भाग होंगे। नेक्स्ट प्रश्न है शिक्षक डायरी द्वारा शिक्षक में द्वारा किए गए शिक्षण कार्यों का साप्ताहिक विवरण के लिए कितनी प्रतियां होंगी? तो मैंने बता दी कि साप्ताहिक विवरण के लिए आपकी 50 प्रतियां होंगी। और शिक्षण योजना का प्रारूप शिक्षक अपनी योजना बनाएंगे, इसकी कितनी प्रतियां होंगी? इसकी हमारी 100 प्रतियां होंगी। नेक्स्ट प्रश्न है आवश्यकता अनुसार विभिन्न सूचनाओं को अंकित करने के लिए शिक्षक डायरी में कितने रिक्त पन्ने होंगे? वे हमारे 10 पन्ने होंगे, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है प्रारंभिक स्तर पर कक्षा 1 से 8 तक हिंदी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, अंग्रेजी जैसे प्रमुख विषयों के सीखने संबंधी परिणामों को किसने विकसित किया? तो ये एनसीईआरटी ने विकसित किया है, एनसीईआरटी दिल्ली ने। तो इसमें आप एनसीईआरटी दिल्ली को क्लिक कर दीजिए। उसके बाद प्रधानाध्यापक हर सप्ताह कितने बच्चों की प्रगति की जांच करेंगे कि उक्त तालिका में बच्चों की प्रगति सही रूप से दर्ज की जा रही है या नहीं? तो इसके लिए प्रधानाध्यापक को प्रत्येक सप्ताह 10 बच्चों की जांच करनी होगी कि प्रगति दर्ज की जा रही है या नहीं की जा रही। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है विषयवार शिक्षण योजना के परिशिष्ट किस में दिए गए हैं? तो इसमें आपको परिशिष्ट भी पढ़ने पड़ेंगे। तो जो विषयवार शिक्षण योजना के परिशिष्ट हैं वे परिशिष्ट 2 में दिए गए हैं, तो इसको भी आपको याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट है आपका कक्षा 3 में, इसके लिए मुझे अलग से वीडियो बनानी पड़ेगी, क्योंकि बार बार भूल जाते हैं। कभी कक्षा 3 का पूछ लेते हैं, कभी कक्षा 4 का पूछ लेते हैं, कभी कक्षा 1 का पूछ लेते हैं। तो इसके लिए मैं कक्षा विषयवार कितना कितना प्रतिशत होगा इसके बारे में मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, जिसमें आपको डिटेल्स में बता दूंगा। तो कक्षावार बात करते हैं कक्षा 3 की। तो कक्षा 3 में आपका 50% तो मौखिक कार्य के लिए है और 50% आपका लिखित कार्य के लिए है। अब मैं आपको सारी डिटेल्स में बता देता हूं। कक्षा 1 की बात करें, अगर कक्षा 1 में 100% आपको मौखिक कार्य कराना है, लिखित कार्य कोई नहीं कराना। कक्षा 2 की बात करें तो 2 में 70% आपको मौखिक कराना है, 30% आपको लिखित कराना है। कक्षा 3 में 50-50% कराना है, तो याद भी हो जाएगा। कक्षा 4 में 30 और 70, और कक्षा 5 में भी 30 और 70, यानी 30 मौखिक 70 लिखित, 5 में भी 30 मौखिक 70 लिखित। और अगर कक्षा 6, 7, 8 की बात करें तो कक्षा 6, 7, 8 में आपको 100% लिखित ही कराना होगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका।
उसके बाद कक्षा 2 में इसकी भी अलग से ही बनानी पड़ेगी वीडियो। मैं सोच रहा हूँ सभी की एक वीडियो बना दूँ जिसमें आपको टाइम टेबल बताया हो किसको कितना समय देना है। कक्षा 2 में बोलना, पढ़ना, लिखना के लिए प्रतिदिन क्रमशः कितना कितना समय देना होगा। तो कक्षा 2 में बोलने के लिए 2 घंटे आपको देने पड़ेंगे। कक्षा 2 में ही पढ़ने के लिए आपको 2 घंटे देने पड़ेंगे और लिखने के लिए आपको 1 घंटा देना पड़ेगा, यानी कुल मिलाकर 5 घंटे आपको देने पड़ेंगे। तो ये आपका समय होगा। इसके लिए भी वीडियो बनाऊंगा मैं, इंतजार कीजिए। नेक्स्ट है आपका 2, 3, 4, 5 अध्यापकों पर आधारित सुधारात्मक समय सारणी, यानी किसी विद्यालय में 2 अध्यापक हैं, 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं, तो ये समय सारणी कहाँ दी हुई है? आपकी परिशिष्ट 4 में दी हुई है। आप चाहे तो देख सकते हैं, वरना मैं इसकी भी वीडियो बनाऊंगा। नेक्स्ट है आपका बाल संसद का गठन मॉड्यूल के किस भाग में दिया गया है? तो मॉड्यूल के भाग में भाग 3 में बाल संसद के गठन के बारे में बताया गया है, आप उसको देख लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि कुल विद्यालय संचालन के न्यूनतम दिवसों में प्रार्थना के लिए निर्धारित न्यूनतम समय की गणना की जाए तो यह समय कितना होगा? यदि आपका कुल विद्यालय चल रहा है, आपका 220 दिन चल रहा है, तो इसमें प्रार्थना समय लगभग 55 घंटे होगा, यानी 55 घंटे आपकी प्रार्थना होती है। नेक्स्ट है, मॉड्यूल के अनुसार सुनंदा किस जनपद की शिक्षिका? तो सुनंदा के बारे में जिक्र किया गया मॉड्यूल में, तो सुनंदा जो है आपकी मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट की शिक्षिका हैं, उनके बारे में बताया गया है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में कौन से क्रियाकलाप प्रार्थना सभा को आकर्षक बनाते हैं? तो प्रार्थना सभा को कौन कौन से कराते हैं? संक्षिप्त प्रेरक प्रसंग अगर आप बताएंगे तो भी उससे प्रार्थना सभा आकर्षक होगी। प्रत्येक दिन अलग अलग प्रार्थनाएं होगी, उससे भी आकर्षक होगी। सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी और स्वास्थ्य चर्चा आप करेंगे तो उससे भी आपकी प्रार्थना सभा आकर्षक बन जाएगी। तो इसका उपयोग सभी आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रार्थना सभा के लिए किस प्रकार की योजना का निर्धारण करना होगा? तो प्रार्थना सभा के लिए आपको साप्ताहिक योजना भी बनानी पड़ेगी, मासिक भी बनानी पड़ेगी, वार्षिक भी बनानी पड़ेगी, यानी आपको सभी तरह की योजनाएं बनानी पड़ेंगी। तो साथियों, ये 30 प्रश्न हैं जो अक्सर आपके आकलन परीक्षा में पूछे जाते हैं। हालांकि मुझे लगता है अभी शिक्षण संग्रह मॉड्यूल पर और वीडियो बनाने की आवश्यकता है। मैं कोशिश करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपको उपलब्ध कराऊं शिक्षण संग्रह मॉड्यूल के बारे में। तो साथियों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो पे कमेंट्स कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, पहली बार चैनल को विजिट कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा इसके साथ साथ बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।